हेलो फ्रेंड, आज मैं आपको नई शिक्षा नीति के बारे में बता रहा हूँ। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत में समय समय पर शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए कई आयोग का गठन हुआ, जैसे यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948 से 49 और सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952-53, एजुकेशन कमीशन 1964 से 66 अंडर डॉक्टर DS कोठारी की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग 1964-66, इसमें इन्होंने संस्तुति दी, जिसके आधार पर 1968 का नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन लागू हुआ। और इसके बाद 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में शिक्षा को समवर्ती सूची में कॉन्करेंट लिस्ट में शामिल किया गया। इसके बाद राजीव गांधी जी के कार्यकाल में, भूतपूर्व प्रधानमंत्री के कार्यकाल में 1986 में नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन लाया गया। इसमें 1992 में कुछ संशोधन किया गया और इसके बाद 1986 के बाद 34 वर्ष के बाद फिर 2020 में वर्तमान सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई गई। इसके लिए 2 कमेटियों का गठन किया गया। एक तो TSR सुब्रमण्यम कमेटी, जो 27 मई 2016 को अपनी रिपोर्ट दी, और दूसरी कमेटी जो है डॉक्टर के कस्तूरी रंगन कमेटी, जो 31 मई 2019 को अपनी रिपोर्ट दी। तो कस्तूरी रंगन कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार पर प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट ने उस ड्राफ्ट को पास कर दिया, यानी अप्रूव कर दिया, और इसके बाद इस पे लोगों का विचार जानने के लिए इसको प्रेषित किया गया। इसके बाद संसद में प्रस्तुत करके ये बिल के रूप में पारित कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार ये जो 34 वर्ष बाद ये नई शिक्षा नीति लागू की गई है। इस शिक्षा नीति में जो प्रमुख विषय हैं, इसमें जैसे शिक्षा की पहुंच, समानता और गुणवत्ता, वहनीय शिक्षा, उत्तरदायित्व जैसे मुद्दों पर ध्यान दिया गया है। और 1986 और वर्तमान शिक्षा नीति में जो मूलभूत अंतर है, उसका उद्देश्य था, 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य था एक्सेस ऑफ एजुकेशन, और वर्तमान शिक्षा नीति का उद्देश्य है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। क्वालिटी एजुकेशन जो विश्व स्तर का जो है एक अंतर्राष्ट्रीय या ग्लोबल स्टैंडर्ड स्थापित करेगा भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में। और इसमें एक और इन्वेस्टमेंट की बात है, कुल GDP का 6% खर्च करने की बात इसमें कही गई है। अब आपको मैं ये बताता हूँ कि जो एग्जिस्टिंग 1986 की शिक्षा नीति है और 2020 की शिक्षा नीति में मूलभूत अंतर क्या है। इसमें जो है स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क स्कूली शिक्षा का पूरी तरह बदल दिया गया है। 10+2 पैटर्न जो वर्तमान में लागू है, इसको बदल के 5+3+3+4 कर दिया जाएगा। इसका मतलब वर्तमान में जो कक्षा 1 में एंट्री की उम्र 6 वर्ष यानी 6 वर्ष रखी गई थी, और 12th पास करने पर स्टूडेंट की एज 18 वर्ष, 16 से 18, यानी 11th-12th में 16 से 18 वर्ष की एज ग्रुप के बच्चे जो है सम्मिलित होते हैं। अब जो नई शिक्षा नीति में क्या किया गया है, ऐसा माना जाता है कि बच्चे के मस्तिष्क का जो है 85% से अधिक विकास 6 वर्ष के अवस्था तक हो जाता है। इसलिए नई शिक्षा नीति में बच्चे को प्री स्कूल सिस्टम में एंट्री के लिए 3 वर्ष की अवस्था में ही प्रवेश देने का विचार रखा गया है। तो प्री स्कूलिंग सिस्टम 3 साल का और क्लास 1 क्लास 2 2 साल, कुल मिला के 5 साल का जो ये स्टेज है, इसको फाउंडेशनल स्टेज कहा गया है। इसमें जो है ये मल्टी लेवल जो प्ले एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, इसमें कह सकते हैं नो एग्ज़ाम, इसमें कोई परीक्षा नहीं होगी, केवल गतिविधि आधारित एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग किया जाएगा। और
इसके बाद क्लास 3 से क्लास 5 तक जो इसमें एज ग्रुप होगा 8 वर्ष से 11 वर्ष था, इसको प्रिपरेटरी स्टेज कहा गया है। इसमें डिस्कवरी, एक्टिविटी बेस्ड, इंटरेक्टिव क्लासरूम लर्निंग की व्यवस्था, इसमें गणना और भाषा ज्ञान पे विशेष ध्यान दिया गया है। साथ ही साथ 5th तक यानी ये क्लास 5 तक जो है एजुकेशन मदर टंग में या लोकल लैंग्वेज या रीजनल लैंग्वेज में ही करने की बात की गई है। इंग्लिश एक केवल सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जाएगा, इसको जो है किसी के ऊपर थोपा नहीं जाएगा। अब इसके बाद प्रिपरेटरी स्टेज के बाद जो अगली अवस्था है वो मिडिल स्टेज आती है, जो वर्तमान में भी है कक्षा 6 से कक्षा 8, और एज ग्रुप जो है वर्ष 11 वर्ष से 14 वर्ष, यानी उम्र जो होगा 11 से 14 वर्ष का, और कक्षा 6 से 8 इसको हम मिडिल स्टेज वर्तमान में भी कहा गया है और नई शिक्षा नीति में भी ये मिडिल स्टेज के नाम से जाना है। लेकिन इसमें जो मूलभूत अंतर क्या किया गया है, इसमें जो है वोकेशनल एजुकेशन वो व्यावसायिक शिक्षा पर जोर दिया गया है और विषयों का पूर्ण ज्ञान कराया जाएगा। साथ ही साथ कंप्यूटर कोडिंग की भी व्यवस्था की गई है। इसके अलावा 10 दिन का बैगलेस पीरियड रखा गया है। कक्षा 6 से यानी मिडिल स्टेज में बच्चे को 10 दिन का बैगलेस पीरियड रखा गया है, और जिस क्षेत्र में उसकी वोकेशनल क्षेत्र में रुचि, जैसे पेंटिंग में, गार्डनिंग में, या इसमें कारपेंटरी में, जिस भी क्षेत्र में उसको इंटरेस्ट हो तो उसको व्यावसायिक गतिविधियों के लिए 10 दिन का बैगलेस पीरियड रखा गया है, और वह लोकल उस क्षेत्र में जो अनुभवी लोग हैं उनके संपर्क में रखा जाएगा। अब आता है जो नेक्स्ट स्टेज है वो सेकेंडरी स्टेज, ये कक्षा 9 से 12 और एज ग्रुप इसमें 14 से 18। इसमें क्या है, मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी कराया जाएगा और देयर इज़ नो हार्ड सेपरेशन बिटवीन आर्ट साइंस एंड साइंस स्ट्रीम, करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, अकादमिक एंड वोकेशनल एक्टिविटी में कोई डिफरेंस नहीं रखा जाएगा। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी को भी मेन स्ट्रीम में शामिल किया जाएगा। तो इसमें स्ट्रीम जैसे मैंने कोई स्टूडेंट अगर फिजिक्स पढ़ रहा है तो सब्जेक्ट का पूल बना दिया जाए, उसके साथ वो ज्योग्राफी भी पढ़ सकता है और मैथमेटिक्स भी पढ़ सकता है, मैथमेटिक्स के साथ हिस्ट्री भी पढ़ सकता है। तो ये स्ट्रीम का जो बाध्यता जो है ख़त्म कर दिया जाएगा। ये मूलभूत अंतर रखा गया है इस नई शिक्षा नीति में। और फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी रखी गई है, चॉइस, जिसमें बच्चे को जिस विषय में रुचि हो वो पढ़ सकता है। और साथ ही साथ एक कि फॉरेन लैंग्वेज का भी प्रावधान रखा गया है कि फॉरेन लैंग्वेज में भी बच्चा स्टडी कर सकता है। इसके लिए जैसे इसमें स्पेनिश है, जर्मन है, फ्रेंच, रसियन, कोरियाई भाषा को इस सब को रखा गया। लेकिन चाइनीज़ की जो मंदारिन भाषा है, हमारे और चाइना के रिलेशनशिप अच्छे नहीं, इसलिए मंदारिन भाषा को इसमें अभी फ़िलहाल इंक्लूड नहीं किया गया है। तो ये न्यू एकेडमिक स्ट्रक्चर में क्या है, जो वर्तमान में 10+2 में 6 वर्ष में बच्चा प्रवेश करता था, वो 3 वर्ष में ही प्री स्कूलिंग सिस्टम में वो एंट्री करेगा। इसके अतिरिक्त बच्चा जो है इसमें जो प्री स्कूलिंग या आंगनवाड़ी केंद्र आज चल रहे हैं, उसमें अगर 10+2 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की योग्यता 10+2 है तो उसको बढ़ा के उसको क्या किया जाएगा, एक 6 मंथली सर्टिफिकेट ट्रेनिंग दे के उसको ट्रेंड किया जाएगा। यदि उसकी योग्यता 10+2 से कम है तो उसको 1 साल का डिप्लोमा दिया जाएगा। और इसके लिए ECCE NCERT द्वारा ECCE टीचर की व्यवस्था की है। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ये व्यवस्था लागू की जाएगी और 6 से 8 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 1 और 2 में शिक्षा प्रदान की जाएगी। और प्रारंभिक शिक्षा को बहुस्तरीय खेल और गतिविधि आधारित बनाया जाएगा। जो हमारा अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन है उसका क्रियान्वयन और निर्माण के लिए HRD मिनिस्ट्री, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, साथ साथ ट्राइबल मंत्रालय, ये इनके सहयोग से मिल के ये रणनीति बनाएंगे। इसके अलावा
नई शिक्षा नीति में क्या है, HRD मिनिस्ट्री का नाम बदल के एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया गया है। मतलब मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम ही बदल दिया गया है, उसको शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन की स्थापना की जाएगी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में MHRD द्वारा जो नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन की स्थापना की मांग इसमें की गई है, इसकी व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा राज्य सरकारों द्वारा 2025 तक प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 3 तक के सभी बच्चों में बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान प्राप्त करने का एक लक्ष्य को पूरा करने के लिए इस मिशन की क्रियान्वयन की योजना की तैयार की जाएगी। लैंग्वेज वेरिएबिलिटी, भाषाई विविधता और उसको बढ़ावा और संरक्षण देने की व्यवस्था की गई है। कक्षा 5 तक मातृभाषा में स्थानीय भाषा में शिक्षा देने के लिए कहा गया है। साथ ही साथ इस नीति में मातृभाषा को कक्षा 8 और आगे भी इसको जो है प्राथमिकता देने का सुझाव दिया गया है। और एक त्रिभाषा फार्मूला भी लागू करने के लिए किया गया, जिसमें संस्कृत एक विकल्प होगा। संस्कृत एक विकल्प होगा तथा प्राचीन भारतीय भाषाओं का जो है विकास पे भी विशेष योगदान इसमें विशेष जो है एम्फेसिस किया गया है। लेकिन कोई जो है भाषा के चुनाव की कोई बाध्यता इसमें नहीं होगी, ये ऑप्शनल होगा। इसके अतिरिक्त बधिर जो सुनने की क्षमता जिसमें नहीं है, ऐसे छात्रों के लिए इंडियन साइन लैंग्वेज को पूरे देश में मानकीकृत किया जाएगा। और साथ ही साथ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन की भी स्थापना की जाएगी, जिसका कार्य जो है भारतीय भाषाओं के संरक्षण और विकास के लिए होगा। और इसके साथ ही साथ नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पाली, पर्शियन एंड प्राकृत, पाली और प्राकृत भाषा के राष्ट्रीय संस्थान की भी स्थापना करने का इसमें सुझाव रखा गया है। इसके अतिरिक्त पाठचर्या, पाठ्यक्रम और मूल्यांकन से भी इसमें सुझाव दिया गया है। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में पाठ्यक्रम और अध्यापन प्रणाली वित्त के विकास पर बल दिया गया है, जिससे क्या होगा, 21वीं सदी के कौशल के विकास, अनुभव आधारित और क्रिटिकल थिंकिंग को इसमें प्रोत्साहित करने पर ध्यान दिया जाए। और इसमें जो है कक्षा 6 में वोकेशनल एजुकेशन को स्ट्रांग करने के लिए, उसको प्रदान करने के लिए इंटर्नशिप की भी व्यवस्था की गई है। और साथ ही साथ नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड NCERT द्वारा नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन NCFSC नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन जो है इसको तैयार किया जाएगा। और इसके अलावा नई शिक्षा नीति में छात्रों को सीखने की प्रगति को बेहतर जानकारी और नियमित रचनात्मक आकलन प्रणाली को अपनाने का सुझाव दिया गया है। और कक्षा जो परीक्षा जो होगी, स्कूली स्तर की परीक्षा क्लास 3, क्लास 5 और क्लास 8 के स्तर पर ही होगा। और कक्षा बोर्ड की परीक्षा जैसे वर्तमान में होती कक्षा 10 और 12 में ही होगा, लेकिन बोर्ड की परीक्षा के बोझ को कम किया जाएगा। उसके लिए सेमेस्टर सिस्टम लागू किया जाएगा। और जो वर्तमान में प्रचलित कोचिंग कल्चर को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। इसके लिए जो है सेमेस्टर एजुकेशन जो है सेमेस्टर सिस्टम प्रणाली और ऑब्जेक्टिव बोर्ड परीक्षा 2 बार होगी। पहली परीक्षा जो है ऑब्जेक्टिव टाइप की है, दूसरी जो डिस्ट्रक्टिव टाइप की होगी। इसके अतिरिक्त एक जो है इम्प्रूवमेंट का, अगर बोर्ड परीक्षा में कोई स्टूडेंट नहीं पास होता है तो उसके लिए इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन की भी इसमें व्यवस्था की गई है। छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन के लिए नेशनल असेसमेंट सेंटर की स्थापना, परख नामक एक राष्ट्रीय आकलन केंद्र नेशनल असेसमेंट सेंटर की स्थापना की जाएगी। छात्रों की प्रगति की मूल्यांकन तथा छात्रों को अपने भविष्य से जुड़े
निर्णय में सहायता प्रदान करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सॉफ्टवेयर का भी प्रयोग किया जाएगा। इसके अलावा जो इसमें उच्च शिक्षा के साथ जो कृषि और कानूनी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, जो लीगल, मेडिकल और लीगल स्टडी को छोड़कर बाकी सभी शिक्षा को एक ही व्यवस्था के अंतर्गत रखा जाएगा। अभी तक आर्ट, म्यूजिक, क्राफ्ट, स्पोर्ट, योग को करिकुलर या अतिरिक्त पाठ्यक्रम को इसको जो मेन स्ट्रीम में शामिल कर दिया जाएगा। और जो ग्रेजुएशन लेवल पे क्या किया गया है कि मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम लागू किया जाएगा। इसमें क्या है, ग्रेजुएशन 4 साल का होगा। यदि कोई व्यक्ति 1 साल की पढ़ाई करके छोड़ देता तो उसको जो सर्टिफिकेट मिलेगा। इसके बाद अगर 2 साल की पढ़ाई करके छोड़ता है तो उसको डिप्लोमा का योग्यता मिलेगा। और अगर 3 साल का वो ग्रेजुएशन करता है तो उसको ग्रेजुएट की डिग्री मिलेगी। और जॉब जैसे IAS, PCS डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में वो अपीयर हो सकता है। इसके अलावा अगर उसको हायर एजुकेशन या रिसर्च की तरफ जाना है तो उसका ग्रेजुएशन 4 साल का होगा। उसको कहते हैं ग्रेजुएट विथ रिसर्च। GDP का 6% शिक्षा पे रखने का विचार रखा गया, जो वर्तमान में केवल 4.43% है। ये बहुत अच्छा और प्रोग्रेसिव कदम होगा। चूँकि आयोग ने शिक्षकों के प्रशिक्षण पे इसमें जो है काफ़ी जो है जोर दिया है। एक अच्छा टीचर ही एक बेहतर स्टूडेंट तैयार कर सकता है और टीचरों के सुधार के लिए काफ़ी कुछ नई शिक्षा नीति में शामिल किया गया है। इसमें क्या किया गया है, जो TET है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को, इसको जो है 10 सेकेंडरी लेवल तक बढ़ा दिया गया। यानी इंटरमीडिएट में टीचर भर्ती के लिए TET अनिवार्य कर दिया गया है। उसके पाठ्यक्रम को भी स्ट्रांग कर दिया जाएगा, व्यापक बनाया जाएगा। और साथ ही साथ टीचर की भर्ती इंटरव्यू और डेमोस्ट्रेशन के आधार पे की जाएगी। और उसका वेतन वृद्धि या प्रमोशन वगैरह उसके लिए एक पैरामीटर जो है मेरिट आधारित पैरामीटर की व्यवस्था की जाएगी। क्योंकि उसका जो है असेसमेंट करने के लिए एक मल्टीपल प्रणाली अडॉप्ट किया जाएगा। जैसे टीचर का सहकर्मी उसका रिपोर्ट कार्ड में अंक देगा, साथ ही साथ उसका कंटिन्यूअस डेवलपमेंट प्रोग्राम में वो कितने घंटे का योगदान दिया है। तो ये स्वैच्छिक आधार पर टीचर को वर्ष में कम से कम, टीचर और प्रिंसिपल दोनों को 50 घंटे का CDP कंटिन्यूअस डेवलपमेंट प्रोग्राम की कार्यशाला में भाग लेना पड़ेगा। साथ ही साथ नई शिक्षा नीति में 2030 तक GER लेवल 100%, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो को 100% करने का लक्ष्य रखा गया है, जो वर्तमान में माध्यमिक स्तर पर केवल 56.5% है। तो इसको जो है 100% किया जाएगा। जबकि प्राइमरी में 90% और उच्च प्राथमिक में जो है 79% है। और उच्च शिक्षा में 2035 तक GER ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो को 50% करने का लक्ष्य रखा गया है। यहीं पर जो ऑनलाइन एजुकेशन, वर्चुअल लैब यानी डिजिटल एजुकेशन पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसके साथ ही साथ एडल्ट एजुकेशन का भी प्रावधान रखा गया है कि कम्युनिटी में जो पढ़े लिखे लोग हों वो जो है निरक्षर लोगों को पढ़ाएं, उनको साक्षर बनाएं। और जो स्कूली सिस्टम में असेसमेंट के लिए जो है एक 360 डिग्री होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड की व्यवस्था इसमें की गई है। इसमें ये किया गया है कि बच्चे का जो है परफॉर्मेंस, यानी रिपोर्ट कार्ड में उसका सहपाठी देगा अंक, टीचर देगा, साथ ही साथ क्विज और जो समूह वर्क, ग्रुप वर्क है, उसके आधार पर भी उसको अंक मिलेगा। इस प्रकार से ये कोचिंग के ऊपर
जो आजकल के बच्चे कोचिंग के ऊपर निर्भर हैं, तो कोचिंग पूरी तरह से कोचिंग कल्चर को समाप्त कर दिया जाएगा। और इस प्रकार कहा जा सकता है कि नई शिक्षा नीति में जो ECC है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, इस पे विशेष ध्यान दिया जाएगा। और जो प्राइमरी लेवल है उसमें रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाने की बात की गई है। साथ ही साथ जो हमारा जो है मिडिल लेवल है उसमें इंटर्नशिप और वोकेशनल एजुकेशन, साथ ही साथ कंप्यूटर कोडिंग और 10 दिन का बैगलेस पीरियड रखने का जो मुख्य रूप से व्यवस्था किया गया है। इसके अलावा सेकेंडरी लेवल 9 से 12 तक एक विदेशी भाषा को पढ़ने के लिए ऑप्शनल रखा गया है कि छात्र जो है एक विदेशी भाषा को भी पढ़ सकता है। और नई शिक्षा नीति में जो मुख्य व्यवस्था की गई है वो है कि रिसर्च पर विशेष 4 वर्षीय PhD कोर्स कर दिया गया है। और हमारी जो है ये नई शिक्षा नीति में ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम और अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम दोनों को सम्मिलित किया गया है। जैसे ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम में PhD करने के लिए MPhil अनिवार्य है, लेकिन अमेरिका में PhD करने के लिए MPhil अनिवार्य नहीं है। तो नई शिक्षा नीति में MPhil को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। और PhD के जो शोध है उसको देखभाल करने के लिए, उसको जो मॉनिटरिंग करने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी। साथ ही साथ 2030 से शिक्षकों की भर्ती के लिए एक 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड B.Ed प्रोग्राम रखा गया है, 4 वर्षीय। और अगर मान लीजिए कोई इसको ये प्रोग्राम कराने के लिए जो यूनिवर्सिटी होगा उसको मीरू कहा गया है, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी, मीरू की स्थापना की जाएगी। और ये जो है 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड B.Ed डिग्री, अगर ग्रेजुएशन 4 साल के बाद कोई B.Ed कर रहा है तो 1 साल का होगा, अगर 3 साल के बाद कर रहा है तो 2 साल का B.Ed प्रोग्राम होगा। साथ ही साथ PG प्रोग्राम भी अगर 4 वर्षीय ग्रेजुएशन करने के बाद कोई कर रहा है तो 1 साल का PG प्रोग्राम होगा। अगर 3 साल का ग्रेजुएट डिग्री के बाद कोई PG कर रहा है तो 2 साल का होगा। तो जो उच्च शिक्षा में मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम लागू कर दिया तो ये बहुत अच्छा किया गया है कि मान लीजिए कोई बीमारी के कारण या पैसे की कमी के कारण 2 साल बाद पढ़ाई छोड़ देता है तो उसके लिए क्या व्यवस्था की गई, एक अकादमिक क्रेडिट बैंक की स्थापना की गई है। अकादमिक क्रेडिट बैंक की स्थापना की गई है। और उसमें जो है जितने क्रेडिट का कोर्स किया है, अगर 2 साल के बाद वो ड्रॉप कर रहा है तो उसके जो है अकाउंट में ऐड हो जाएगा। पुनः जब वो वापस वो डिग्री लेने आएगा तो कंटिन्यूएशन यानी 2 साल के बाद वो 3rd ईयर में उसका एडमिशन होगा। तो जितनी भी डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट वो ग्रहण करेगा सबका क्रेडिट उसके अकाउंट में स्टोर हो जाएगा। और मान लीजिए एक यूनिवर्सिटी में वो पढ़ा, इसके बाद वो दूसरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया तो उसके सारे क्रेडिट उसी अकाउंट में रहेंगे और कंटिन्यू स्टडी वो भविष्य में कर सकता है। तो नई शिक्षा नीति में आने वाले समय में अगर ये सही तरह से इम्प्लीमेंट हो जाता है तो एक जो है क्वालिटी एजुकेशन जो है बच्चों को प्राप्त होगा। और भारत जो है जहाँ पे शोध में हमारे यहाँ आज वर्तमान में GDP का केवल 0.69% खर्च किया जा रहा है, वहीं इजराइल में 4.3% और दक्षिण कोरिया में 4.2%, अमेरिका में 2.8%। तो अगर इसका परसेंटेज GDP का 6% शिक्षा पे खर्च किया जाएगा तो जाहिर है कि भविष्य में भारत की शोध व्यवस्था, स्कूली सिस्टम सब जो है ग्लोबल स्टैंडर्ड का हो जाएगा। और इसके साथ ही साथ इसमें एक और प्रावधान रखा गया कि दुनिया की टॉप मोस्ट, अभी तक लोग विदेशों में स्टडी के लिए जाते हैं, लेकिन विश्व की जो टॉप 100 यूनिवर्सिटी हैं उसको भारत में उसका ब्रांच खोलने की अनुमति दी गई है। तो ये नई शिक्षा नीति अभी जो है ये अगर ये लागू हो जाता है और इसका इम्प्लीमेंटेशन सही से होता है तो आने वाले स्कूली सिस्टम और उच्च शिक्षा में खासा जो है ये अपना प्रभाव छोड़ेगी। धन्यवाद।